हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MCO 1 की यूनिट 3 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं MCO 1 की यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक्स देखेंगे कि यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक हैं, और एकदम लास्ट में हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डायमेंशंस है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड लास्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स रेफर किया गया है क्या, एक तरह का ये नेटवर्क है जो कि रिलेशनशिप शो करता है किसकी, इंडिविजुअल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक इंडिविजुअल जो है वो कौन सी पोस्ट पे काम कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है और आपस में उन लोगों का क्या रिलेशनशिप है। मीन्स रिलेशनशिप यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ड्यूटीज़ देगा, कौन ड्यूटी असाइन करेगा, किसको हमें जाके अकाउंटेबल होना है, इसके बारे में। इट इज़ द फॉर्मल सिस्टम ऑफ टास्क एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। टास्क एंड रिपोर्टिंग का टास्क दी जाएगी और फिर हम किसको अकाउंटेबल है, किसको हमें जवाब देना है, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रॉल धीरे करूँगी ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकें और आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, उसके ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप होती है कि क्या हमारे पास अथॉरिटी है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हमें किसको जाके जवाब देना है। पैटर्न ऑफ लोकेशन, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन चली गई या इनफॉर्मल। लोकेशन होता है डिसीजन सेंटर्स का। डिसीजन सेंटर्स मतलब देखिए हमने पढ़ा था कि जो की डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल लेता है और नॉर्मल डिसीजंस जो होते हैं वो रूटीन लेवल के वो लोअर लेवल लेता है, हमने पढ़ा था। तो लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर्स होता है कि कौन किसके लिए डिसीजंस लेगा। प्रॉपर बैलेंसिंग होती है, स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी होती है, ग्रोथ को एनकरेज करता है और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो देखिए कंपोनेंट्स कौन से होंगे जिनकी मदद से क्या बनता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द अलोकेशन ऑफ टास्क कि कौन सा काम करना है, एंड द फॉर्मल कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म दैट आर फॉलोड बाय इंटरेक्शन पैटर्न इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो डिटरमाइन द अथॉरिटी रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन कि किसका क्या काम है, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या पावर्स है। तो मेनली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ लेबर। इसमें आप क्या करते हैं कि जो काम होता है उसको आप स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हर किसी को पता होता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे मालूम होगा कि मैं धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट हो जाऊँगी, स्पेशलाइजेशन आएगा। ये हम पढ़ भी चुके हैं डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल में, ठीक है। तो ये भी उसी पे चलता है कि हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल टास्क में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी बनी रहे और प्रोडक्टिविटी भी हाई हो। देन आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए डेलीगेट करना किसको, अथॉरिटी को। यानी कि अगर मेरे हाथ में कुछ पावर है तो मैं आगे अपने सबॉर्डिनेट को, यानी कि अगर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी दे दे, अपनी अथॉरिटी में से कुछ अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब अपनी कुछ पावर किसको दे दी है, अपने सबॉर्डिनेट को दे दिए कि मेरे बदले आप ये काम कर सकते हैं, मेरे बदले आप ये साइन कर सकते हैं, आप ये रिपोर्ट फिल कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि हम अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकते हैं बट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। कल को काम पूरा नहीं हुआ तो उसी पर्सन को बोला जाएगा जिसके पास अथॉरिटी थी। वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने आगे डेलीगेट कर दी थी और ये सब नहीं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस अनेबल्स पर्सन टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट रेफरेंस टू देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर ने अथॉरिटी दे दी कि आप अपनी मर्जी से काम कर लीजिए, तो बार बार जाके मुझे सुपरवाइजर से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काम कैसे करूँगी, अब मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अथॉरिटी दे दी है सुपीरियर में। देन आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में आपको पता है क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, जो सेम टास्क होती है उसकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं और उसको हम किसका नाम दे देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन का, ठीक है। जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं वो हर
ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं, वेरी, मतलब अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन का स्टाइल अलग हो सकता है, जहाँ छोटी है वहाँ पे अलग हो सकता है। मेनली डिपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि क्या करें, जो सेम टास्क की एक्टिविटीज़ है उनको हम एक जगह ग्रुप कर सकें। इससे मदद क्या होती है, इट हेल्प्स इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया, तो हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग। परचेजिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, परचेज करना। प्रोडक्शन का क्या होगा, प्रोडक्शन करना। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाएगी, अथॉरिटी अलग हो जाएगी। तो इसलिए डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या होता है, हम जो उनके टास्क है उसको फिक्स कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर पाते हैं। देन आ जाता है स्पान ऑफ कंट्रोल। स्पान ऑफ कंट्रोल हम ये प्रिंसिपल भी पढ़ चुके हैं कि एक मैनेजर के अंडर या एक सुपरवाइज़र के अंडर कितने सबॉर्डिनेट होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्पान ऑफ कंट्रोल। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन बी मैनेज एंड सुपरवाइज बाय अ मैनेजर इफेक्टिवली। ओके, तो 4 हमारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो मेन देखिए इसमें 3 टाइप्स होते हैं आपके, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और अडेप्टिव स्ट्रक्चर। देखिए जो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर है, मोस्टली क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड होते हैं, बट कभी कभी जो आपके अडेप्टिव स्ट्रक्चर है उसके जो आगे डिवाइड हो रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ द यूनिट एंड सब यूनिट ऑफ एक्टिविटी। ज़्यादातर ये कहाँ करते हैं, जहाँ पे वन लाइन आप प्रोडक्शन करें। वन लाइन प्रोडक्शन मतलब वन लाइन प्रोडक्ट बना रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन किसका क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। द एंटायर एक्टिविटीज़ दैट आर कनेक्टेड विद सच फंक्शंस आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिट। मान के चलिए आप प्रोडक्शन करते हैं साइकिल का, तो साइकिल में अलग अलग पार्ट्स का, परचेजिंग का अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग हो गया, असेंबलिंग का अलग हो गया, तो अलग अलग चल रहा है, पर फंक्शंस उनके अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं ना हम उन्हें, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, जो एक्टिविटी का वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, क्रिएटिविटी होती है, और साथ साथ में क्या होता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। It finally result in the interrelated position taking the shape of pyramid. एक के बाद स्टेप चलता है। It major significance is that there is functional specialization in each unit. अगर कोई साइकिल के पार्ट्स बना रहा है तो वो बनाने में एक्सपर्ट, कोई असेंबल कर रहा है तो असेंबलिंग करने में एक्सपर्ट, कोई टेस्ट वगैरह कर रहा है किसी चीज़ को लेके तो उसमें एक्सपर्ट, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे विल स्टॉप लिखा मुझे फुल स्टॉप है, क्योंकि वॉइस टाइपिंग होती है तो कहीं कहीं विल स्टॉप कैच कर लेता है फुल स्टॉप को। ओके, इट लीड्स टू द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। एफिशिएंसी आती है क्योंकि हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। डिविजनल स्ट्रक्चर लार्ज एंटरप्राइजेज में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जहाँ हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं साइकिल के साथ साथ मान के चलिए कि टेक्सटाइल का भी काम करूँ तो डिवीज़न हो गया ना, टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट्स अलग होंगे और साइकिल डिपार्टमेंट अलग होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस इनटू स्मॉल बिजनेस यूनिट दैट आर एंट्रस्टेड विद बिजनेस रिलेटेड टू डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट मार्केट टेरिटरीज। तो देखिए साइकिल प्रोडक्ट के अलग मार्केट होगी, टेक्सटाइल की अलग मार्केट होगी, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग लेवल पर क्या कहते हैं डिसीजन लेंगे, तो हम सबको सेंट्रलाइज करके नहीं चल सकते। फिर आता है आपका अडेप्टिव स्ट्रक्चर। देखिए अडेप्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, अडेप्टिव स्ट्रक्चर में हम मेनली 2 चीज़ें लेके चलते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब हम एडेप्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हम 2 ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं, कौन सी, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रूटीन वर्क तो करती रहती है, बट उसके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाए काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट
अगर उनको दे दिया जाता है करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने जो रूटीन एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को उस प्रोजेक्ट में लगा देती है, और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है प्रोजेक्ट का काम, तो वापस वो अपने रूटीन वर्क में आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डील विद सच सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अ यूनिट which is specially designed to accomplish such project work without disturbing the routine job of the organization। जो वो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो तो होता ही रहता है इसमें, साथ साथ प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंगेज देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑन डेप्यूटेशन बेसिस टू डील विद अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए अपने स्टाफ को दे देते हैं, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वापस वो आके अपना फिर से काम स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इट इनेबल्स द बेटर कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ बिकॉज द मैनेजर एंजॉय द अथॉरिटी टू फंक्शन द प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली, बट at a time these organizations spoil the stability of the various departments। देखिए एक बार तो कहा जा रहा है कि हाँ इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बट अगर जो रूटीन जॉब पे करने वाले काम है, अगर एक प्रोजेक्ट में काम करेगा पर्सन, तो जो उसका रूटीन वर्क है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो एक बार रुक जाएगा ना। तो इस करके क्या होता है कि हम चाहे जितना मर्जी बोल लें कि इससे रूटीन वर्क डिस्टर्ब नहीं होता, बट रूटीन वर्क डिस्टर्ब होता है, क्योंकि क्या होता है एक बार जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो रूटीन एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होती ही होती है। देन आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टिव स्ट्रक्चर का दूसरा हमारा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी ऐसा स्टाफ होता है जो काम करता होता है किस चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट्स में। ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास बार बार प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और वो काम करते रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ फाउंड सूटेबल एज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंगेज इन द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में ही लगी रहती है ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इससे क्या होता है कि जो उन्होंने स्टाफ होता है स्पेशली रिक्रूट इसीलिए किया होता है ताकि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है काम में, और काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है, और जो रूटीन वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी डिस्टर्ब नहीं होता। फिर बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो सही काम कर रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मीन्स टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग, कि वो काम कैसे कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि एफिशिएंसी कितनी है और इफेक्टिवनेस कितनी है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है उसमें हम बात करते हैं फोर मेन कंपोनेंट्स की। फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, सेकंड है एनवायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स, और फोर्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टरिस्टिक्स। देखिए फिर से मैं बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में हम ये चेक करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ठीक से कितना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, उसकी बेसिक वर्किंग के बारे में बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसको, परफॉर्मेंस को, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजरल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस पे थे हम, किसके मेन कंपोनेंट्स 4 है। फर्स्ट है हमारा मैनेजरल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है एज अ होल लेके चलते हैं हम कि बैलेंस होना चाहिए किस किस के बीच में, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करें उनके बीच में, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है मैनेजर के उनके बीच में, कि हाँ हम अच्छे से काम कर सकें, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर इस तरीके से बनाए जाएं ताकि क्या हो कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमने सेट किए हैं वो अचीव हो सकें। इसके लिए वो बहुत सारे जो यूज़ करते हैं टेक्निक्स, वो हैं हमारी स्ट्रैटेजीज, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, रिवॉर्ड्स, कम्युनिकेशन। ये सारे हेल्प करते हैं ताकि जो मैनेजरल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस है वो स्मूथ वर्किंग कर सके। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स एनवायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स। देखिए एनवायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स हमने दो तरह का एनवायरनमेंट पढ़ा है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसमें हम देखते हैं प्रेडिक्टिबिलिटी, कि आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी की बात हो रही है कि क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि हेट्रोजिनिटी होती है, नहीं पता होता कि कुछ वर्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, करने में थोड़ा टफ होता है।
इसकी बात करते हैं हम बात करते हैं हॉस्टिलिटी की। हॉस्टिलिटी मीन्स किस तरह से जो आपके लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसको देखते हैं हॉस्टिलिटीज़ में। देन नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए एम्प्लॉयज़ के बिना तो ऑर्गेनाइजेशन चलना पॉसिबल है ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। इसीलिए जो एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें हम बात करते हैं गोल्स की, ताकि इंडिविजुअल गोल से हम कहाँ तक पहुँच सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तक। स्किल्स की बात की जाती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स क्या है, ताकि वो हम जो हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो सके। एफिशिएंसी आए, इफ़ेक्टिवनेस की बात हो, मोटिव की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मेन मोटिव क्या है। देन एटीट्यूड्स की बात की जाती है कि एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की, हाँ भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, हमारा जो है हमारा गोल्स क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन को किस वे में देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे या सिर्फ हम अपना सेल्फ सेंटर्ड है, इन सब चीज़ों की बात होती है। वैल्यूज़ की बात होती है। वैल्यूज़ में आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट की किस तरह से जो इंडिविजुअल पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता है। यानी वैल्यूज़ में हम बात करते हैं कि हमारी लॉयल्टी के बारे में, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने लॉयल हैं, मोटिवेशन की बात की जाती है। फिर आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करैक्टरिस्टिक्स में बेटा पूरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है उसको करैक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि स्ट्रक्चर करेगा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा, इनफॉर्मल है, ग्रुपिंग की बात है, कोऑर्डिनेशन की बात है, इन सबको हम लेके चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल करैक्टरिस्टिक्स में ये आता है हमारा टेक्नोलॉजी, कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इनपुट्स के लिए, आउटपुट्स के लिए, एफिशिएंसी के लिए। तो जो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, इफेक्टिवनेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात करें, तो जो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। देन आते हैं बात साइज़ की, कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। यानी कि अगर हम नॉर्मल बात बोलें तो हम फिज़िकल कैपेबिलिटी की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, किसमें, साइज़ में, कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने हमारा इनपुट है, कितने हमारे आउटपुट है, कितनी मशीनरी वगैरह है, ताकि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पता चल सके। तो ये तो था हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। कितने तरह के डायमेंशंस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। फर्स्ट है हमारा फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन क्या है, देखिए फॉर्मलाइजेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, रूल्स, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, ये सारे हमारे मेंशन होते हैं किसमें, फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल मीन्स समझ में आ रहा है कि फॉर्मल जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, हम यही पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मल में। इसमें प्रॉपर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, लेवल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, स्पान ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, जब हम फॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या है। पहला तो फ़ायदा हमारा ये है, बेनिफिट, कि इससे रिड्यूस होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम फ्यूचर में जो अनसर्टेन थिंग होती हैं उनको थोड़ा सोच पाते हैं, हम फ्यूचरिस्टिक बन पाते हैं, फोरकास्टिंग कर पाते हैं। इट गिव्स राइज टू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बना रहता है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। कोऑर्डिनेशन मीन्स लिंक एंड हार्मनी। नो स्कोप ऑफ जजमेंट, हम कोई जजमेंट नहीं करते हैं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन चल रहा है, सबको ड्यूटीज़ पता है, अथॉरिटीज़ पता है, रूल्स से चल रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस होता है। कन्फ्लिक्ट एंड एबिगिटी नहीं रहती, क्योंकि हर किसी को अपने टास्क पता है कि कहाँ किसको रिपोर्ट करना है, क्या हमारी अथॉरिटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितने लोग हमारे अंडर काम करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट और एम्बिगिटी, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होती, ना ही आपस में कोई बहस होती है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अंडर सेंट्रलाइजेशन जो पावर होती है वो फ्यू हैंड्स में होती है। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो क्या होती है, फ्यू हैंड्स में होती है। हमने ये पढ़ा भी है किसमें, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है। ठीक है, इसमें जो सबऑर्डिनेट्स का जो रोल होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सारा जितनी भी आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होती है, वो आपके टॉप लेवल के हाथ में होती है, फ्यू हैंड्स में होती है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो जो अथॉरिटीज़ है वो मोस्टली किसके हाथ में है, वो हमारे टॉप लेवल के हाथ में।
तो कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग आर मेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लिटल डेलीगेशन अथॉरिटी इज़ द रूल। और अथॉरिटी दे भी जाए, कुछ डेलीगेट कर भी जाए, तो उसके साथ साथ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी दिए जाते हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो हो सके। इट इज़ ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग साइज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्क फ्लो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क एंड स्पेशल फिजिकल बैरियर्स विद इन अमंग वेरियस ग्रुप्स। अब बता रहा है कि देखिए, हम कह तो देते हैं कि सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ डिसीजन मेकिंग फ्यू हैंड्स में रहे, बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, उनका साइज़ बढ़ रहा है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि हम क्या करें, जो टास्क है वो उसको हम सेंट्रलाइज करके रखें। इसलिए हमने क्या किया कि कुछ चीज़ों को तो हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया और कुछ को क्या कर दिया है, सेंट्रलाइज। इट मीन्स कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, और जो हमारे की एक्टिविटीज़ हैं या इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने सेंट्रलाइज ही करके रखा है। ठीक है, फिर बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू देयर डिफरेंसेस अमंग जॉब्स एंड यूनिट्स। कॉम्प्लेक्सिटी रिवील्स द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन दैट एग्जिस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। हर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ जॉब्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग पोस्ट होती है, उनकी अलग अलग जॉब होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, काम करना थोड़ा टफ हो जाता है, हर किसी का काम अलग अलग है। ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर management becomes very difficult and tedious. Complexity of the organization refers to the degree of coordination, communication and control within the organization. देखिए क्या होता है कि अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग सबका स्टेटस है, पोजीशन अलग अलग है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो बताया जाता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती रहती है, बढ़ती जाती है, उसका साइज़ ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और वर्टिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन मीन्स एक ही सेम लेवल पे अलग अलग जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे स्पेशलाइजेशन आ जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन आ जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन आ गया। वर्टिकल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो ज़्यादा हो जाते हैं। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल है, लोअर लेवल में आका और जो आपका मिडल लेवल है उसमें अपर मिडल लेवल हो जाए, लोअर मिडल लेवल हो जाए, लोअर लेवल में सुपरवाइजरी लेवल अलग हो जाए, इसके अलावा वर्किंग लेवल, ऑपरेशनल लेवल से और लेवल हो जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जो आपके लेवल है उसको आप और ज़्यादा सब लेवल्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिफरेंशिएशन। इससे डेप्थ और ज़्यादा, हायरार्की और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, हमारे स्टेप्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो द इंक्रीज इन द हायरार्की लेवल विल एनहेंस द कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने ज़्यादा लेवल्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मैनेज करना थोड़ा और टफ होगा। देन आता है स्पाशियल डिफरेंशिएशन। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच लोकेशन ऑफ यूनिट्स एंड द पर्सनल्स आर डिस्पर्स। अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे हैं, जब लोग अलग अलग जगह पे काम करेंगे तो भी उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको मैनेज करना टफ हो जाता है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इन मल्टीपल लोकेशन एज कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन बिकम्स डिफिकल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई किसी लोकेशन पे वर्कर काम कर रहा है, जैसे आजकल ड्यू टू कोरोना वायरस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेजमेंट के लिए कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हैं लोग, उनको क्या करें, कोऑर्डिनेट करें, मीटिंग्स वगैरह करें, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस की। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस हमने ये प्रीवियस यूनिट में पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन थे हमने वो दो तरह की पढ़ी थी, क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, बट क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें हार्ड रूल्स रेगुलेशन थे, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ थे उन पे कम था और ज़्यादा फोकस किस पे था, ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस था। ठीक है,
A simple structure has low departmentalization, wide span of control, concentration of authority in a single person. किसके हाथ में रहती है? एक सिंगल पर्सन के हाथ में रहती थी अथॉरिटी सिंपल स्ट्रक्चर में. फॉर्मलाइजेशन था. फिर बात आई थी ब्यूरोक्रेसी की. ब्यूरोक्रेसी में क्या था? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन क्लासिकल थ्योरी में हमने बात की थी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता बेटा? इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, जल्दी से आप चेंजेस नहीं कर सकते रूल्स रेगुलेशन में. इम्पर्सनल था, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं था. जो टास्क थी वो फॉर्मल टास्क थी. हाई स्टैंडर्डाइज था सब कुछ. और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये अब बात करें हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अब देखने को इतना नहीं मिलता. फिर आता है हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स में एज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच एम्प्लॉयज हैज़ 2 बॉसेज. उसमें क्या था? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. अभी हमने मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था ना, इसी में बता रहा है कि इसमें जो एक एम्प्लॉयज़ होता था उसको 2 बॉस से क्या मिलते थे? आप कह सकते हैं कमांड मिलती थी. और ये जो है यूनिट ऑफ कमांड जो आपका प्रिंसिपल था उसको अवॉइड भी करता है. ठीक है. इसमें क्या था? आप जो एक टाइम में एक वर्कर को 2 बॉस से कमांड मिलती थी. दे हैव टू रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल मैनेजर एंड ऑल्सो टू अ प्रोजेक्ट और ग्रुप मैनेजर. तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या था कि जो एम्प्लॉयज़ था उस पर बर्डन थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता था? एक साथ 2 बॉस को जवाब देना पड़ता था, अकाउंटेबल होता था कि इसको भी आंसरेबल है और दूसरे वाले को भी. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मोस्ट पॉपुलर इन द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज एंड यूनिवर्सिटीज़. तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? हॉस्पिटल्स में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज में. अब बात कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैकेनिस्टिक डिज़ाइंस. देखिए जो अब मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की बात करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कम आता है वैसे, पर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके यूनिट में है. तो जो आपका मॉडल्स की बात करें हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस की, तो 2 तरह के मॉडल्स यहाँ पे हैं. एक है हमारा मैकेनिस्टिक मॉडल और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक मॉडल. ठीक है. दोनों ही मॉडल को किसने आइडेंटिफाई किया है? रॉबिन्स ने आइडेंटिफाई किया है. जो मैकेनिस्टिक मॉडल है वो ये कहता है कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, हाई फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इनकी रूल्स रेगुलेशंस हो प्रॉपर, आप क्या बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर हो, रूल्स माने, रेगुलेशंस प्रॉपर हो, हाई फॉर्मलाइजेशन हो, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क हो, सेंट्रलाइजेशन हो. यानी कि इसको देख के पता चलता है कि वो बता रहा है कि पॉलिसी, रूल्स, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स जो होने चाहिए यानी कि क्लासिकल से रिलेटेड है. क्लासिकल आपने पढ़ा है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ही कुछ. द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लिमिटेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया आप कहीं और बता रहे, नहीं. फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए. द डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज़ हाईली सेंट्रलाइज. डिसीजन में कौन लेगा? जो फ्यू हैंड्स में पावर है बस वही लेंगे. दस द मैकेनिस्टिक मॉडल एंड वर्ड्स टू अचीव एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स. बता रहा है कि एफिशिएंसी तो अचीव करता था, बट लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो पॉसिबल नहीं है. दूसरा है आपका ऑर्गेनिक मॉडल. ऑर्गेनिक मॉडल के करेक्टरिस्टिक्स था क्रॉस हायरार्किकल था. क्रॉस हायरार्किकल मतलब कि आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स, एक फंक्शनल टीम्स है, आप अपना काम करें तो आप किस क्रॉस फंक्शनिंग कर सकते हैं, किसी और से भी पूछ सकते हैं. लो फॉर्मलाइजेशन था, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे. कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन नेटवर्क था. हाई पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. किसका हाई पार्टिसिपेशन होगा इधर? एम्प्लॉयज़ का. देखिए जो आपने पढ़ा था ऊपर मैकेनिस्टिक, उसमें क्या था? सेंट्रलाइज था सब कुछ, तो किसी का पार्टिसिपेशन नहीं था, किसी भी एम्प्लॉय का हम कह सकते हैं. बट इसमें क्या था कि हाई पार्टिसिपेशन था किसका? एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, कोई किसी भी डिसीजन मेकिंग में. तो ये हमारी डिसेंट्रलाइजेशन को हाईलाइट कर रही है. तो इन द ऑर्गेनिक मॉडल टीम्स एमर्ज फ्रॉम डिफरेंट हायरार्की एंड फंक्शनल एरियाज. रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं थे. इसमें किसकी बात की गई थी? फ्लैक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की. मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैक्सिबल बनाएं, अडेप्टिव बनाएं, ताकि जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं हम उनको अच्छे से उनका सामना कर सकें. अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस यूनिट से रिलेटेड. फर्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो 3 तरह के जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, डिविजनल, फंक्शनल एंड अडेप्टिव, उनके बारे में पूछा गया है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर?
तो कंपोनेंट्स पूछे गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि बेटा इस यूनिट में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि थोड़े से इसमें वर्ड्स थोड़े से टफ हैं थोड़े से, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। डिस्कस वेरियस डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स आया है। आगे लिखा हुआ है डू यू थिंक that the study of formalization, centralization and complexity help in enhancing the efficiency of the organization। तो पहले तो आप क्या करेंगे, डायमेंशंस बताएंगे, उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है बेटा उसको आप क्या करेंगे, वो लिखा ना डू यू थिंक दैट द स्टडी, तो आप यस लिखेंगे और फिर फॉर्मलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताएंगे, सेंट्रलाइजेशन के बारे में बताएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताएंगे कि कैसे हेल्पफुल रहता है किस चीज़ में, एफिशिएंसी में ऑर्गेनाइजेशन की। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, की ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होती है। इसके अलावा हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसमें ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैकेनिस्टिक डिज़ाइन, इसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करके जाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इससे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।